ओके, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर आज का जो अपना लेक्चर है वो खत्म करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट है वो क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे दिया, is being charged so that the current has a steady value of 100 milliamperes. करंट स्टडी दे रखा है 100 milliamperes, ठीक है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, डीवी बाई डी टी। जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया। देख लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है करंट इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। इस बार आपको करंट दे रखा है, सी दे रखा है, डीवी बाई डी टी पूछा है ना। पर यहाँ पे करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से ना देके क्या दिया है, स्टेडी स्टेट करंट आपको दे रखा है। स्टेडी वैल्यू है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर्स। अगर स्टेडी वैल्यू है तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, कि जितना करंट बाहर से आ रहा है कंडक्शन करंट है, वही करंट अंदर भी होना चाहिए। और पूरे प्लेट की बात हो रही है, पूरे एरिया की बात हो रही है, इसीलिए सीधा सीधा लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज द कंडक्शन करंट व्हिच इज गिवन एज 100 मिली एम्पियर। बस अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सो आपने अभी लिखा था आई डी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, यहाँ से आपको डीवी बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो वो आपको मिल जाएगा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी बाई सी। आई डी इज 100 मिली एम्पियर्स मतलब 10 टू पावर माइनस 3, सी दे रखा है 5 माइक्रोफैराड्स मतलब 10 टू पावर माइनस 6। आंसर यहाँ से कितना आएगा 20 इंटू 10 टू पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 20 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट्स पर सेकंड। दिस इज डीवी बाई डी टी, या आप इसको लिख सकते हैं 20 किलो वोल्ट पर सेकंड। दिस इज डीवी बाई डी टी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। कैपेसिटर के केस में ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि कैसे लिखा जाएगा इसका आंसर, डीवी बाई डी टी से, यानी आई डी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ कैपेसिटर, इसको ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए तो अब इससे रिलेटेड कुछ खास खास बातें कर लेते हैं जल्दी से। बातें क्या कहें, पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था या इंड्यूस हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, जब आपने बोला था कि यहाँ पे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है और ये मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट कैसा आएगा, तो आप बताइए, यहाँ पे लेंस लॉ से डायरेक्शन बता सकते हो कैसी डायरेक्शन आएगी आयशा? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बोलो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन कैसे आनी चाहिए? शुड अपोज। अपोज कब करेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए इंड्यूस की वजह से, तो और बाहर कब आ सकता है? जब करंट चलेगा, कुछ ऐसा है ना। राइट हैंड थंब रूल याद है, इस तरीके से मूव करेंगे तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है। सो करंट चलेगा ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो यहाँ पे इसी तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आएगी वैसी ही आएगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई? इस प्लेन में आई है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस प्लेन में, मतलब दोनों है परपेंडिकुलर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने शुरू में बात करी थी कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करती है तो तीनों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वो बात यहाँ से आती है। कहां से? कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो परपेंडिकुलर हुआ है
किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to magnetic field. पहली बात. दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो कैसा है? हमने दो प्लेट्स की बात करी इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, करंट इससे फ्लो कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे करंट ऐसा है, एक वायर की वजह से अगर करंट यहाँ पे ऐसा है, देख लीजिए करंट ये है ऐसा, इसकी वजह से यहाँ पे इस पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओगे जल्दी से? इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट कैरिंग वायर, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ जल्दी से किधर आने वाली है? जल्दी बोलो. इस करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी? फील्ड की डायरेक्शन याद है राइट हैंड रूल से, थंब जो जाएगा करंट की डायरेक्शन में जाएगा, फिंगर्स को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द पॉइंट, तो बाहर किधर आएगा? बाहर की तरफ. ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में, पॉइंट इधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो फील्ड यहाँ पे आया आपका बाहर की तरफ और यहाँ पे आएगा अंदर की तरफ, नीचे अंदर की तरफ. अगर ऐसा है तो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर या अंदर की तरफ, विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो भी परपेंडिकुलर है टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दो बातें बहुत खास हो जाती हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो परपेंडिकुलर हुआ है, और उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो भी परपेंडिकुलर हुआ है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये बात हमें ध्यान रखनी है. और इसी वजह से जब वेव मूव करती है या जब वेव आगे बढ़ती है तब तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर रहती हैं. ठीक है, तो श्रेया बातें समझ में आई तुझे आज कुछ कुछ? हाँ सर आई. ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं. इसके आगे अपन कल बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन की. ठीक है, और फिर आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे. तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं. कोई डाउट है? नो सर. चलिए ठीक है, तो फिर क्लास खत्म करते हैं आज अपन, मिलते हैं. ओके, बाय बाय. थैंक यू सर. यप.